लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये होता है क्या और किस तरीके से हम इस पे वर्क कर सकते हैं। ओके तो एज ओके कि इसमें से ओके कई लोग ओके लिनक्स बेसिकली नहीं पता होगा, कई लोग कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, तो वी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रेच ओके फ्रॉम टुडे। तो यदि मैं लाइनक्स की बात बेसिकली करूं राइट, तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके और लाइनक्स कहाँ पर यूज होता है राइट, तो लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेजरली जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो सर्वर के एंड पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेजरली बेसिकली यूज होता है। यदि हम सर्वर्स की बात करें तो सर्वर्स भी काफी टाइप के सर्वर्स होते हैं, जैसे कि ओके टावर सर्वर होते हैं। सर्वर ओके टावर सर्वर बेसिकली यदि आप किसी भी डेटा सेंटर्स वगैरह पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे टावर सर्वर्स होंगे, या किसी भी कंपनी पे भी वर्क करेंगे तो वहाँ पे टावर सर्वर्स होंगे। मे बी वहाँ पर ओके ब्लेड सर्वर्स होते हैं, और ब्लेड्स के साथ साथ रैक सर्वर भी होते हैं राइट। तो ये सर्वर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड सर्वर, टावर सर्वर, रैक सर्वर। ओके और मेजरली जो कंपनियों के सर्वर बनाती हैं तो एचपी के सर्वर्स आते हैं, डेल कंपनी के भी सर्वर्स बेसिकली मार्केट पे अवेलेबल्स होते हैं। तो ये सारे इस टाइप के सर्वर्स बेसिकली आपको हर एक कंपनी में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सर्वर क्या है, सर्वर एक हार्डवेयर डिवाइस है राइट, हार्डवेयर डिवाइस है राइट। यदि आपको सर्वर को जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, ओके लैपटॉप मेरे लिए कब कब यूजफुल होगा, जब मैं उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूं, उसमें फिर वर्किंग करना कुछ मैं स्टार्ट करूं, उसके बाद मेरा लैपटॉप कुछ यूजफुल है। ओके सिमिलर वे हमारे पास जो सर्वर्स हैं, ब्लेड सर्वर, रैक सर्वर, टावर सर्वर, हम इनको यूज क्यों करते हैं, मेजरली हम यूज क्यों करते हैं, हमें सपोज एक वेबसाइट ओके मुझे वेब सर्वर सपोज क्रिएट करना है, या तो हमें कोई ईमेल सर्वर क्रिएट करना है, मतलब ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, मुझे सपोज डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, या तो मुझे फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। मुझे मीन्स कोई भी टाइप के यदि मुझे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस करना है तो बेसिकली हम जो यूज करेंगे वो इस टाइप के सर्वर्स को यूज करेंगे। तो टावर में यूज करूंगा, ब्लेड सर्वर यूज करूंगा, रैक सर्वर यूज करूंगा। यदि मैं बात करूं कि वेब सर्वर और ईमेल सर्वर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे राइट, या तो सपोज डीएनएस सर्वर आप किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, आप डीएनएस सर्वर बेसिकली है क्या। ओके तो आपको किसी भी टाइप का यदि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है, यदि सपोज आपको लाइनक्स, मेरे पास ये विंडो की मशीन और इस विंडो की मशीन के ऊपर मुझे क्रोम इंस्टॉल करना है, तो ओनली मैं क्रोम इंस्टॉल नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे नीड रहेगी कि मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ओके ऊपर अब मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ बेसिकली क्रोम ब्राउजर। सिमिलर यदि मुझे वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, डीएनएस सर्वर, फाइल सर्वर को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, दैट टाइम हमें नीड पड़ने वाली कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे नीड होगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली अभी जो मार्केट पे ट्रेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ओके लाइनेक्स ओके और विंडोज साइड, आप इनमें से दो में से कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली यूज करेंगे। या तो आप लिनक्स यूज करने वाले हैं, या तो आप ओके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली यूज करेंगे। इन दो में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप ओके यूज बेसिकली करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे हम जो सर्वर के केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ओके विंडो इज नॉट आर टॉपिक राइट। तो हम बेसिकली लाइनक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइनक्स अब क्या है, कि एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि हम सर्वर्स को बेसिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और काफी सारी फंक्शनलिटी है। सपोज मुझे क्लाउड इंप्लीमेंट करना है, मुझे वर्चुअलाइजेशन अप्लाई करना है ओके, और मुझे सपोज डॉकर कंटेनर टाइप के प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, तो उस वाले केस में भी हम जो मेजर कंपनी जिस प्लेटफॉर्म का यूज करती हैं वो लाइनक्स है। और लाइनक्स के भी काफी सारे खुद के प्रोडक्ट हैं, तो वी विल वन बाय वन। सपोज मुझे ऑटोमेशन करना है, दैट केस वी विल प्रिफर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके यदि मुझे डॉकर यूज करना है, कंटेनर यूज करना है, कुबरनेटिस यूज करना है, ओपन शिफ्ट यूज करना है, तो जब भी हम लिनक्स को ही प्रेफर करेंगे राइट, क्योंकि ये सब मेजरली लिनक्स के ही प्रोडक्ट हैं, लिनक्स पे ही बने हुए हैं। ओके लाइक एंसिबल। ओके तो यदि मुझे ओके अब मुझे ये समझ में आ गया कि हमारे पास लाइनक्स एक बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यदि मैं लाइनक्स की बात करूं तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। ओके यदि हम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और एलोबरेट करें कि सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। ओके सॉफ्टवेयर, या तो मैं आपको टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात करूं तो बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर के टाइप, कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद यूटी ओके यूटिलिटी बेसिकली
सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, यदि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करे। मीन्स ओके, सपोज मुझे रैक सर्वर, टावर, ब्लेड सर्वर, इनको ऑपरेट करना है, इन पे जो हार्ड डिस्क लगी है उस पर डेटा मेरा सेव होना चाहिए। ओके, मुझे सारी प्रोसेसिंग करवाना है। तो उस केस पे हम जो सर्वर्स, जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ओके, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। मीन्स यदि हम लाइनक्स की बात करें या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ड्राइवर, सपोज वाईफाई ड्राइवर है, प्रिंटर का ड्राइवर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज करके मैं किसी भी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कि वो सिस्टम से आपका कम्युनिकेट बेसिकली करा रहा है, सिस्टम के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट बेसिकली करा रहा है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलने वाले हैं। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं, जितने भी आपके प्रिंटर, आप जो भी ड्राइवर्स यूज करते हैं, राइट, सपोज आपने कभी यूज किया होगा या यूज करेंगे, तो वो सारे ड्राइवर्स आपके ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। मीन्स ओएस, मीन्स लाइनक्स। ओके। ओके, और यदि हम सेकंड केस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट अभी मैंने ओपन किया हुआ है, इट्स बेस्ट एग्जांपल कि मैंने पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जिससे कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर पा रहा। ओके, वो आपका जो आप कहलाने वाला है, वो आपका कहलाने वाला है पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके सिस्टम को डिफेंस करते हैं। सपोज एंटीवायरस है, फायरवॉल्स है। ठीक है, तो आपके जितने भी एंटी वायरसेस होंगे ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। तो गाइस अभी हम जो देखने वाले हैं, ओके, वो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके किस तरीके से वर्क करेंगे। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम भी लिनक्स बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से लिनक्स की हिस्ट्री देख लेते हैं कि लिनक्स किस तरीके से मार्केट पर इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट पर ओके आया। तो यदि मैं सबसे पहले लिनक्स की हिस्ट्री आपको बताऊं तो उसके पहले मुझे आपको यूनिक्स की हिस्ट्री बेसिकली बताना होगा कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी बेसिकली हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से मार्केट पर इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, हम बहुत इनिशियल वे की बात करें, राइट, जब 1965 के लिए मैं बात करूंगा, 19 ओके, हाँ, 1965 1960 के लिए मैं बात करूँ, जिस वाले केस में जस्ट कंप्यूटर मार्केट पर इंट्रोड्यूस हुए थे और बहुत बिगर बिगर ओके बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स एक्चुअली होते थे, राइट। तो उस वाले केस में कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बेसिकली नहीं था, राइट। तो ओके, तो उस टाइम पे ये किया जा रहा था कि हम ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर लें, ओएस डिजाइन कर लें जिसके ऊपर की हम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को रन कर पाए। तो उस वाले केस पे ये ट्राई किया जा रहा था कि हम कोई ना कोई ओएस बेसिकली डिजाइन करें, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करें। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, आपने सुना होगा या तो कभी आपने, जैसे सब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने भी पढ़ा भी होगा कि यूनिक्स आया, उसके बाद फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट पर इंट्रोड्यूस बेसिकली हुआ है। तो यूनिक्स किस तरीके से मार्केट पे आया हम उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद लाइनक्स किस तरीके से बना हुआ है फिर वो पढ़ते हैं, राइट। तो गाइस सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बेसिकली, राइट, वो मल्टिक्स। मतलब जो कि सबसे पहले जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था, ओके, तो जस्ट यूनिक्स नहीं बना हुआ था, यूनिक्स बनने के पहले मल्टिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ था जो कि 1965 की डिकेड पे बेसिकली बना हुआ था। और एक किसके द्वारा बनाया गया था, कुछ आपने ओके, ये जो बना हुआ था वो एटी एंड आपने टी लैब का नाम बेसिकली सुना होगा। ठीक है, उसके बाद एमआईटी एक यूनिवर्सिटी है। ओके, बहुत ओके, तो इन यूनिवर्सिटी ने मिलके और इस इंस्टीट्यूट ने मिलके, इस लैब ने मिलके बेसिकली क्या किया था कि मल्टिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया हुआ था। मल्टिक्स मल्टिक्स के बाद भी ओनली मल्टिक्स बेसिकली सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जब मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ था तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ था कि 1965 के डेकेड पे हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। उस टाइम पे बी लैंग्वेज चलती थी, असेंबली लैंग्वेज ओके बेसिकली चलती थी, राइट। तो उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिस जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाए और उसके थ्रू हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर पाए। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या हुआ कि 1965 पे जो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो उतना सक्सेसफुल मार्केट पे नहीं हो पाया। मीन्स कंपनी ने उसे लॉन्च भी नहीं किया, जस्ट बना लिया कि हमने ये बनाया हुआ है,
लेकिन ओके उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रोजेक्ट, हम ये बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओके यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, नॉट जो मल्टिक्स था, मल्टिक्स को अपडेट करके एक और ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट पे आया, जिसका नाम था यूनिक्स था। ओके, और यूनिक्स जो आया अराउंड 1969 के डेकेड पर आया हुआ था मार्केट पे, राइट। और इसको बेसिकली जिसने बनाया हुआ था ओके केन थॉमसन, एक ओके बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं जिनने कि इसको बनाया हुआ था। ओके, इनने केन थॉमसन ने बेसिकली जो है वो यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ। और 19 इसके बाद फिर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस हुआ। और यदि आप डॉक्यूमेंट इसमें बेसिकली रीड करेंगे तो 1971 और 1970 ओके 72 के डेकेड के अराउंड बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको बनाया हुआ था ओके डेनिस रिची, ओके जिसने कि सी लैंग्वेज को बनाई हुई थी, राइट। इनने ही बेसिकली ओके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया हुआ था। तो इस तरीके से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट पर आया, राइट। और यूनिक्स जब मार्केट पर आया तो यूनिक्स बेसिकली प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब हर कोई उसको यूज बेसिकली नहीं कर सकता था, वो फ्री नहीं था, राइट। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब डेवलप हुआ तो डेनिस रिची ने उसको बनाया, कैन थॉमसन के साथ मिलकर उसको बेसिकली डेवलप किया। तो बहुत कैन थॉमसन और डेनिस रिची दोनों ने मिलकर ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली बनाया हुआ था, राइट। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनने के बाद यूनिक्स ओके क्या हुआ कि इनको इन लोगों ने डेनिस रिची और कैन थॉमसन ने इसको काफी सारी कंपनी के पास सेल कर दिया है, जिसके सोर्स कोड को ही बेसिकली बेच दिया। ओके, सोर्स कोड को इसने सेल सेल कर दिया था, राइट, जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो यदि हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिनने की यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस किया था और परचेस करने के बाद खुद का ओएस बनाया हुआ था। यदि मैं आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे दूं उसका विद सोर्स कोड, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? यदि सपोज आपको विंडो का सोर्स कोड मिल जाए, ओके, तो अभी देखिए विंडो ओनली माइक्रोसॉफ्ट ही विंडो को बनाती है, राइट। विंडो के लिमिटेड वर्जन है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो ओके 10, ओके यही वर्जन। लेकिन यदि आप लाइनिक्स की बात करेंगे तो लाइनिक्स में ऐसे मल्टीपल आपको वर्जन मिल जाएंगे, लाइक लाइनिक्स का आपको उबंटू मिल जाएगा, काली मिल जाएगा, रेड हैट मिल जाएगा, सेंटोस मिल जाएगा, फेडोरा है, आर्क लिनक्स है, ऐसे काफी सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएंगे। लेकिन विंडोज का ऐसा कुछ वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा, विंडो विंडो ही मिलेगा, राइट। विंडो ओनली माइक्रोसॉफ्ट ही डेवलप करेगी, ओके, क्योंकि कि वो प्रोप्राइटरी है। तो सिमिलर वे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो एक प्रोप्राइटरी था, मींस उसको जिसने बनाया हुआ था वो डेनिस रिच और कैन थॉमसन ने मिलकर बनाया हुआ था। और ये बेसिकली एक रिसर्च साइंटिस्ट थे जो कि AT&T बेल लैब वहां पे ये लोग रिसर्च करते थे, वर्क करते थे। ओके, तो इन्हें जब डेवलप उस चीज को किया तो इनने उसको बेच ओके बेसिकली सेल कर दिया। तो ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसके जो बैंडर हुए, ओके वेंडर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वेंडर्स हुए जिनने की यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस किया, ओके वो कौन कौन सी कंपनी थी और उसके थ्रू कौन कौन सा ओएस बेसिकली बने हुए हैं। आपने सन एक कंपनी है बेसिकली, सन इन द सेंस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क सन का फुल फॉर्म है, ओके। तो इस कंपनी ने यूनिक्स को परचेस किया और परचेस करने के बाद एक सोलारिस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो मे बी आप लोगों ने कभी सोलारिस का नाम सुना होगा, राइट। तो सोलारिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स का ही पार्ट है। यूनिक्स के बाद यूनिक्स ओके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड सन ने परचेस किया, मतलब सन ने ओके लिया और उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करने के बाद खुद का ओएस को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम सोलारिस पड़ा। उसके बाद आईबीएम ने भी जो यूनिक्स था उसको परचेस किया और उसने अपना एक ओएस बनाया जिसका नाम था AIX। ये आईबीएम का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद एचपी कंपनी ने भी किसको यूनिक्स को परचेस किया और अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था HP UX। इस तरीके से और भी काफी सारी कंपनी है, लेकिन मैं भी ओके SD एक ओके ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी परचेस किया ओके यूनिक्स का सोर्स कोड और अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बनाया जिसका नाम था FreeBSD। ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक नंबर ऑफ और भी काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि SIS 2 SIS 3 है, और भी काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स के थ्रू बेसिकली बने हुए थे। तो इस तरीके से यूनिक्स
ने अपने प्रोडक्ट को बेसिकली लॉन्च लॉन्च किया हुआ था। लेकिन ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये प्रोप्राइटरी था, और इसमें कुछ ना कुछ मतलब ये ओके सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं था। यदि सपोज मुझे लाइनक्स जैसे कि ये एचपी के हार्डवेयर के लिए बेसिकली मैं इसको बनाया हुआ है ओएस को, तो वो एचपी पे बस रन करेगा, राइट? अदर मशीन्स पे रन नहीं करेगा। मतलब प्लेटफॉर्म ओके डिपेंड था, कि प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है पर्टिकुलर की आईबीएम के हार्डवेयर पर ही पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, अदर ओके अदर हार्डवेयर पे रन नहीं करेगा। सन का है तो सन कंपनी के जो हार्डवेयर उनकी जो मशीन उन्होंने जो सर्वर्स डिजाइन किए हैं उन सर्वर्स पे ही बस ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वर्क करेगा। तो ओके इसकी ये वीकनेस थी बेसिकली, कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हर एक ओके हर किसी के साथ बेसिकली वर्क नहीं कर रहा था, हर किसी प्लेटफॉर्म के साथ वर्क नहीं कर रहा था। तो ओके इसके बाद क्या हुआ आफ्टर सम टाइम, ओके तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। ओके जस्ट ओके ओके तो कुछ टाइम के बाद मीन्स हम यदि बात करें तो राइट 19 ओके ओके 1983 ओके 1983 पे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट बेसिकली आए, राइट? जिनका नाम था रिचर्ड। ओके रिचर्ड नाम की एक साइंटिस्ट आए, और इनने ये बोला कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है। ओके हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बनाना है जो कि यूनिक्स जैसे होगा। जिस तरीके से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सिमिलर ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जैसे होगा, लेकिन हम इसे फ्री रखेंगे, ओपन सोर्स रखेंगे, मतलब हर कोई इसका बेसिकली यूज यूज कर पाए। तो उनने किया क्या, अब यहाँ समझने वाली बात ओके कि उनने एक जीएनयू नाम के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया। ओके जीएनयू नाम का एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें क्या बोला कि ये प्रोजेक्ट था, मतलब यदि आप इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो राइट इसका फुल फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। जीएनयू नॉट यूनिक्स, उन्हें प्रोजेक्ट का नाम ही दिया था कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि यूनिक्स जैसे नहीं होगा। जीएनयू ओके नॉट यूनिक्स, एन फॉर नॉट, यू फॉर यूनिक्स, जीएनयू प्रोजेक्ट का नाम था। ठीक है कि उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि यूनिक्स जैसे नहीं होगा, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो यूनिक्स जैसे बेसिकली होंगे। ओके वो यूनिक से अच्छा होगा, लाइक आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और उनने इस चीज के लिए राइट एक फाउंडेशन बेसिकली ओके एक बनाया जिसका नाम था फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओके एक संस्था बेसिकली बनाई रही जिसका नाम था फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर उनने जीएनयू नाम के इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ओके इस जो ये हमारे पे जो प्रोजेक्ट था ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था ओके जीएनयू पे, जीएनयू के अंदर। और इस पे उनने कुछ लाइसेंस कंडीशंस रखी, जैसे कि यदि हम लाइसेंस की बात करें तो जीपीएल ओके जनरल पब्लिक लाइसेंस, कि पब्लिक के लिए भी उन्होंने कुछ लाइसेंस बनाया। किसके लिए? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट है जीएनयू ओके उस पे लोगों को कौन कौन सी अथॉरिटी बेसिकली होगी। तो उनने ये बोला कि यदि मैं फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट है तो पब्लिकली कोई भी इसे व्यू कर सकता है। क्योंकि कि ओके यूनिक्स को कोई व्यू नहीं कर सकता था। यदि मेरे पास सोर्स कोड है तो आई एम ऑनर ओके राइट। तो लेकिन जो बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस जो बेसिकली संस्था बनी उसमें ये बोला कि इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो कोई भी इसको एक्सेस फ्रीली एक्सेस कर सकता है, मीन्स उसको व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद हम इसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद आप इसे रिडिस्ट्रीब्यूट ओके आप इसे रिडिस्ट्रीब्यूट बेसिकली कर सकते हो। ओके तो ये सब उसने उन लोगों ने कंडीशंस रखी राइट कि हम जो बेसिकली प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं उसे कोई भी व्यू कर सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड करने के बाद इसे कोई भी बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूट मॉडिफाई करके रहे हम इसे दूसरे वेंडर को बेसिकली बैच भेज सकते हैं। ठीक है। अब ये 1983 की बात थी कि उस टाइम पे हमारे पास ये सब प्रोजेक्ट इस तरीके से लॉन्च हुए थे। अब इस वाले केस में अब हम आ चुके हैं 1987 के अराउंड। और 1987 पे क्या हुआ, एक और बेसिकली एक और साइंटिस्ट आए एंड्रू नाम के, और उनने किया क्या कि उनने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया बेसिकली। ओके तो उस ओएस का जो नाम था वो था मिनिक्स। ओके मिनिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, और इस सॉफ्टवेयर को भी उन लोगों ने क्या किया
इस सॉफ्टवेयर को भी उनने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को बेसिकली दे दिया। ओके, तो अब बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास जो जीएनयू प्रोजेक्ट था उसका भी अपडेटेड वर्जन मिनिक्स एक हो गया। ओके, मिनिक्स किसके पास था? मिनिक्स फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास 19 ओके 87 के अराउंड पर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओके यू ओके जीएनयू का अपडेटेड वर्जन बेसिकली आ चुका था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ 19, यदि हम 80 यहाँ पे बात करें 19 ओके 91 की अराउंड पर, यहाँ पर एक और स्टूडेंट बेसिकली आए जिसका नाम था ओके लिनिस नाम था, राइट, लिनिस टोर ओके वर्ल्ड इनका नाम था। एक स्टूडेंट थे जो कि उस टाइम पे एमएस कर रहे थे, राइट, एमएस जिस तरीके से इंडिया में बीटेक होता है, नहीं बीएस कर रहे थे, राइट, ओके जिस तरीके से बीएस एमएस बीटेक एमटेक होते हैं इंडिया में, इस तरीके से फॉरेन कंट्री पे बीएस एमएस बेसिकली चलता है। तो इन्हें ये बेसिकली ओके अपनी पढ़ाई कर रहे थे, बीएस कर रहे थे, ओके इंजीनियरिंग कर रहे थे, ओके बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। उस वाले केस में नीड होती है, जैसे कि फाइनल ईयर पे हर स्टूडेंट को नीड होती है कि वो क्या करे, एक प्रोजेक्ट को सबमिट करे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, ओके फाइनल ईयर पर। तो सेम इन्हें भी एक प्रोजेक्ट को सबमिट करना था अपने फाइनल ईयर के करिकुलम पर। तो इन्हें क्या किया कि इनके जितने भी फ्रेंड थे सब कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो इन्हें ये किया कि ओके इन्हें पता चला कि एक संस्था है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, और जो कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए यूनिक्स यूनिक्स जैसा रहे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करें बेसिकली जो कि प्लेटफॉर्म आपका इंडिपेंडेंट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेसिकली रन कर जाए। तो वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन संस्था। ओके, तो उन्होंने किया क्या बेसिकली कि मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद इसको मॉडिफिकेशंस किया, क्योंकि मिनिक्स सबके लिए फ्रीली अवेलेबल था, मिनिक्स को कोई भी डाउनलोड कर सकता था। तो मिनिक्स को इन्होंने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद इसे मॉडिफाई किया। ओके, और मॉडिफिकेशंस करने के बाद इनने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था लिनक्स प्लस, लिनक्स प्लस कर्नल। ये उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको पूरा फुलफिल कर रहा था, कि प्रॉपर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ओके आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा था। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ बेसिकली इसके साथ आप वर्क कर सकते थे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन लोगों ने बेसिकली बनाया, और बनाने के बाद ये चाहते तो ओके इसका नाम स्टार्टिंग पे लिनक्स करना था, और बाद में इसका जो और ओके इसका जो नेम हुआ वो लिनक्स ही हो गया है, जैसे कि इसे लिनक्स नाम के साइंटिस्ट ने स्टूडेंट ने डेवलप किया हुआ था, इसका नाम लिनक्स लिनक्स बेसिकली पड़ा। ओके, तो लिनक्स टोरबल्डस ने क्या किया कि इस जो उन्होंने बनाया हुआ था इसको भी उनने रिटर्न फिर से फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में फिर से होस्ट कर दिया। ओके, अब फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास बेसिकली आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था जो कि फ्रीली अवेलेबल था। ओके, वो चाहे तो उसको प्रोप्राइटरी कर सकते थे, खुद के नाम पर उसको पेटेंट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस टाइम पे ये नहीं किया क्योंकि वो कॉलेज के स्टूडेंट थे। ओके, और उन्हें जस्ट लर्निंग पर्पज से चाहिए था ये प्रोजेक्ट। तो ओके उनने क्या किया कि जस्ट राइट इसको भी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पे अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद राइट अब हमें पता है कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कि वो क्या कर सकता है, आपके प्रोजेक्ट को व्यू कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये सब चीजें बेसिकली वो कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंपनीज रही उस वाले केस में, यदि हम उन कंपनी की बात करें जैसे कि रेड हैट सबसे फर्स्ट में लिखूंगा, राइट। तो रेड हैट ने किया क्या, रेड हैट ने क्या किया कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कहाँ पे था, ओपन सोर्स एज बी नो। ओके, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफिकेशंस करने के बाद खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। ओके, क्योंकि कि तो फ्री अवेलेबल है, मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेड हैट सबसे पहले वन बना। ओके, ये सब 1991 की मैं बात कर रहा हूँ, 1991 पे ये सब हो चुका था। तो सबसे पहले रेड हैट वन बना, रेड हैट वन बना हुआ था 1991 पर। ठीक है, उसके बाद रेड हैट कंपनी रेड हैट टू बनाया। ओके, टू कब बना हुआ था 1992 पे। इस तरीके से उसने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, और उसका जो लास्ट वाला वर्जन था ओके रेड हैट 9 था। ओके, जो कि 1999 पे बेसिकली बना। और इसके बाद उसने अपने दूसरी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि उसने जो स्टार्ट किया वो थे आपके RHEL RHEL 1।
RHEL 1 बेसिकली जो आया था वो आया था 2001 के डिकेड पे, राइट। इस तरीके से उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने RHEL ओके 6 इंट्रोड्यूस किया। 6 अराउंड 2010 इंट्रोड्यूस हुआ था। RHEL आपका 7 बना जो कि 2014 पर। RHEL आपका 8 बना 2019 पर। ओके ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मार्केट पर इंट्रोड्यूस हुए रेड हेड के। और रेड हेड ने किस तरीके से बनाया? उसने जस्ट जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन था, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को डाउनलोड किया। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड किया, लाइनिक्स को, और उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसने लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ओके अब ऐसी ओनली रेड हेड कंपनी नहीं थी कि जिसने ही ओनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। ऐसी और भी काफी सारी कंपनी हैं जिनने कि लिनक्स को बेसिकली बनाया, डाउनलोड करके और अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया हुआ है। यदि हम बात करें टॉप डिस्ट्रीब्यूशंस की लाइनक्स के। ओके लाइनक्स ऑपरेटिंग, तो इस पे आप ये देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि रेड हैट कंपनी ने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद डेबियन ग्रुप था। ओके इसने बेसिकली लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। उसके बाद एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने। उसके बाद आर्क लिनक्स राइट। इसके बाद आपका बॉस बना। और भी काफी सारे लिनक्स हैं। ओके ओरेकल लिनक्स। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए। ओके ये सारे कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए? जो कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि फ्रीली अवेलेबल था। तो इन सब कंपनी ने डाउनलोड किया, अपने खुद के प्रोडक्ट बेसिकली बनाए। यदि हम रेड हेड की बात करें तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? ये तो पहले रेड हेड 1 था और इस तरीके से इसके ऑपरेटिंग सिस्टम आए। लेकिन रेड हेड की हम बात, इसके जो प्रोडक्ट हैं बेसिकली RHEL जो मैंने आपको बताया, इसके बाद सेंटोस, और इसके बाद फेडोरा। ये सारे आपके रेड हेड के ही प्रोडक्ट हैं। डेबियन की यदि हम बात करें तो आपका ओके उबंटू, काली, उसके बाद बैक ट्रैक, और बैक ट्रैक के बाद पैरेट आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जस्ट राइट। पैरेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम था बेसिकली, जो कि आपकी हैकिंग की केस पे यूज होता था। ठीक है, ये सारे इन कंपनी ने डाउनलोड किया, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस करके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ने बनाना स्टार्ट किया। यदि हम सोर्स की बात करें, जिसके भी वर्जन आते हैं, ओपन सोर्स 1 2, अभी 10 पॉइंट समथिंग इसका वर्जन है। आर्क लिनक्स का भी बेसिकली वर्जन अवेलेबल होते हैं, वर्जन 1 वर्जन 2। बॉस बेसिकली अभी भी यूज, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में लास्ट टाइम ट्रेनिंग दी थी, तो अभी भी वो बॉस ऑपरेटिंग मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। एक कंपनी है जिसने कि लिनक्स के थ्रू OS बनाया हुआ था। ओके तो ये भी अभी आपका वर्क कर रहा है। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सर्वर्स पे यूज होने वाले हैं, वो ये है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। रेड हैट, RHEL 8, सेंटोस और फेडोरा। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन की RHEL 8 क्या है, सेंटोस क्या है, फेडोरा क्या है? ठीक है, तो यदि हम RHEL 8 की बात करते हैं, एंटरप्राइज लाइनक्स है। एंटरप्राइज लाइनक्स इन द सेंस कि ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका नॉट फ्रीली अवेलेबल नहीं है। फ्रीली अवेलेबल है लेकिन पूरे 100% फ्रीली अवेलेबल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। प्रोडक्ट हैं जिसके लिए कि आपको लिनक्स को पे करना पड़ेगा, उसकी रिपोजिटरी परचेज करनी पड़ेगी बेसिकली, राइट। हाँ तो लिनक्स के भी अपने खुद के रेड हैट की भी अपने कुछ प्रोडक्ट हैं खुद के ही, राइट, जो कि ओनली आपकी RHEL 8 पे बस बेसिकली वर्क करते हैं। तो हम लर्न करेंगे किस तरीके से कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं। लेकिन सेंटोस आपका फ्रीली ओके आपका फ्री है। सेंटोस बेसिकली फ्री है, आप इसे फ्रीली डाउनलोड करके फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलर है, जिस तरीके से आपका RHEL रेड हैट वर्क करेगा, सिमिलर आपका सेंटोस भी वर्क करेगा। मीन्स यदि हम बात करें कि हमारा RHEL 8 लॉन्च हुआ है, तो सेंटोस 8 भी बेसिकली मार्केट पे आया हुआ है। आप दोनों को डाउनलोड करेंगे, दोनों सिमिलर हैं। बहुत चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन RHEL के अपने खुद के कुछ प्रोडक्ट हैं। उसका जो सपोर्ट है, जैसे कि सेंटोस पे कोई आपको सपोर्ट नहीं देगा। यदि कुछ भी बग्स आ जाते हैं तो उस बग्स को कोई फिक्स नहीं करने वाला। लेकिन यदि आप RHEL 8 परचेस करते हैं तो उस पर आपको प्रॉपर पैचेस मिलेंगे, जिस तरीके से आपको विंडोज 10 पे अपडेट्स मिलते हैं, राइट। तो आपको अपडेट्स मिलेंगे और आप उन अपडेट्स के साथ बेसिकली वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए वो आपको पैचेस रिलीज करेगा बेसिकली। और उसके काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं खुद के अपने। ओके, लाइक यदि मैं उसके खुद के प्रोडक्ट की बात करूं, रेड हैट के जो प्रोडक्ट हैं, तो जैसे कि बहुत फेमस जो भी वर्किंग है, एनसीबल है। ठीक है, एनसीबल के बाद उसका ओपन ओपन शिफ्ट उसका खुद का प्रोडक्ट है बेसिकली, राइट। उसके बाद ओपन, ओके, स्टैक उसका खुद का प्रोडक्ट है। इसके बाद ओके जे बॉस एक ओके एक और सिस्टम्स है बेसिकली। ये सारे लाइनेज के उसके खुद के प्रोडक्ट प्रोडक्ट हैं, राइट। ये आपके कहाँ पे वर्क करेंगे, यदि आपके पास RHEL 8 है। इसके भी कुछ ओपन वाले वर्जन है और कुछ प्रोप्राइटरी वर्जन है, राइट। एनसीबल फ्री भी है आपका। उसकी कुछ लिमिटेशन देखिए, आप एनसीबल टावर पे जाते हैं, मतलब उसका जीयूआई वर्जन पे, तो फिर वो आपको पेड है। तो इसके भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन इससे खुद के रेड हैट के खुद के प्रोडक्ट हैं, राइट। ओके, इसलिए बेसिकली वो इनको यूज करने के लिए आपसे कुछ ओके चार्ज करेगा, कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका RHEL बेसिकली प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा सिमिलर विंडो। सेंटोस आपका फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको कहीं कुछ पे नहीं करना है, फ्रीली अवेलेबल। जिस तरीके से आपका RHEL 8 वर्क करेगा, आपका सेंटोस 8 भी सेम वर्क करने वाला है। यदि कंपनी इसके बाद सपोर्ट 2 या 4 ईयर आफ्टर कि RHEL 9 रिलीज करेगी, तो वो सेंटोस 9 भी रिलीज करेगी। यदि RHEL 8.1 आएगा, तो सेंटोस का भी 8.1 आएगा। फेडोरा फेडोरा बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन इन द सेंस कि जब भी रेड हैट को टेस्टिंग करनी होती है, सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट को बनाया, राइट, तो जस्ट मैं उसे आपको एज अ प्रोप्राइटरी नहीं दे सकता, क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हैं मुझे, राइट। और यदि आप मुझे पे करेंगे और मैंने आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया, उस वो बगी है, तो उस वाले केस पे क्या हो जाएगा, उसको कोई परचेस करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। ओके, तो मतलब आपकी मार्केट पे रेपुटेशंस बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सब लोगों के साथ। बोलूंगा आप टेस्ट करो, टेस्ट करके मुझे बताओ कि इसमें कोई बग तो नहीं है। और यदि आपको बग नहीं मिलता है, आपको बग मिलता है, तो पर्टिकुलर यूजर बग रिपोर्ट करेगा और आप उसको इनहेंस करके अपना प्रोप्राइटरी वाला वर्जन पे आप उसे अपडेट करेंगे। तो फेडोरा बेसिकली बीटा वर्जन आप बोल सकते हैं। तो जब भी कंपनी टेस्टिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट को रिलीज करती है, उसको फेडोरा, उसको बेसिकली बीटा वर्जन बोलते हैं। तो बीटा वर्जन फेडोरा के साथ बेसिकली रिलीज होता है, राइट। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ओके, तो हम यहाँ से RHEL बेसिकली देखने वाले हैं, रेड हैट पढ़ने वाले हैं। डेबियन की हम बात नहीं करेंगे, डेबियन भी है, काली, बैकट्रैक, पैरेट, ओपन टू, बेसिकली यू आर अवेयर। काली और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपकी इथिकल हैकिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो गाइस, ये हमने देखा कि क्विक हिस्ट्री क्या थी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो किस तरीके से मार्केट पर इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इन सब चीजों से हमने ये सब देखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि रेड हैट बेसिकली एक जो कंपनी है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है। ओके, तो ओपन सोर्स का जो सॉफ्टवेयर था, वो उस पर सॉल्यूशन दे रही है, उसने अलग से कुछ नहीं किया हुआ। तो उसने डाउनलोड किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, चेंजेस करने के बाद अपने खुद के कुछ न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए और उसको फिर मार्केट पे लॉन्च किया। तो उसके लिए ही ओके, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल। रेड हैट की बात करें, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके काफी सारे प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया भी, ओपन शिफ्ट, ओपन स्टैक। ओके, ये सब उसके प्रोडक्ट हैं जो बेसिकली मेजरली कंपनी उसको यूज करती है। एनसीबल तो आपको बहुत ज्यादा यूज होता है, ओपन शिफ्ट भी अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग है। जब भी हम बात करें डेवऑप्स इन्वायरमेंट की, तो वहां पे ओपन शिफ्ट आपका यूज होता है। जब भी हमें कंटेनराइजेशन की बात करना हो, वहां पर डेवऑप्स यूज होता है। तो ये सब किसके प्रोडक्ट, ये सब रेड हैट के प्रोडक्ट हैं। तो अब यदि मुझे ओपन शिफ्ट सीखना है, एनसीबल सीखना है, ओपन स्टैक सीखना है, ओके, तो मैं ये कैसे सीख पाऊंगा। ओके, मीन्स मुझे किसी न किसी के पास जाना होगा सीखने के लिए, राइट। इसके लिए भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी बेसिकली। ओके, या कुछ ना कुछ इसका इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म होगा, जिसके थ्रू की हमें लर्न करें कि हम किस तरीके से इन वाले प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हैं। तो रेड हैट के अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, तो उसने किया क्या कि रेड हैट के उसने सर्टिफिकेशंस बेसिकली लॉन्च किए। आप सर्टिफिकेशंस के थ्रू क्या कर सकते हो, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट इन द सेंस का जो एप्लीकेशन, सपोज एनसीबल है, ओपन शिफ्ट है, आप उसके साथ डील कर सकते हैं, आप उसमें बेसिकली वर्क वर्क कर सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि रेड हैट ऐसे कौन कौन से सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग की, जो बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा है सर्टिफिकेशंस, तो मेरे पास फर्स्ट वाला यूआरएल इस तरीके से ओपन हुआ। और आप यहाँ पे देखेंगे रेड हैट एक्चुअली बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, ओके, 55 से 65 के अराउंड सर्टिफिकेशंस रेड हैट ऑफर करता है।
मतलब उसके कितने प्रोडक्ट बेसिकली अवेलेबल हैं रेड हैट के पास। ओके, 65 या 60 के अराउंड उसके सर्टिफिकेशंस हैं जो कि रेड हैट ऑफर करते हैं, जिनका इन सर्टिफिकेशंस का भी एक लेबल है। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एमएससी आपने कर लिया, डायरेक्ट आपने पीएचडी कर लिया, ऐसा पॉसिबल है। आपको बिगनिंग करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, आपको 10th 12th, ओके, फिर आपको बीएस, फिर आपका एमएस, आपको इस तरीके से करना होगा। सिमिलर वे सर्टिफिकेशन से भी सेम है, राइट। यदि आपको, आप चाहते हैं मैं एनसीबल मुझे पढ़ना है, मुझे ओपन शिफ्ट ओपन स्टैक पढ़ना है, जीबॉस मुझे पढ़ना है, तो उस वाले केस में भी आपको जो स्टार्टिंग करनी होगी वो इनिशियल लेवल से स्टार्टिंग करनी होगी, राइट। तो जो इनिशियल लेवल, जो फर्स्ट स्टेप है रेड हैट का, वो है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, फर्स्ट स्टेप है। यदि आप रेड हैट की स्टडी करेंगे तो आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो आता है आरएचई, रेड हैट सर्टिफाइड ओके इंजीनियर होता है। फिर ओके, ये दो एग्जाम बेसिकली बिगिनर लेवल के हैं। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का है, और जो सेकंड हमारे पास लेवल है वो इंजीनियर लेवल का है। मतलब आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। आप फर्स्ट वाले एग्जाम पे सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे जस्ट आप सिस्टम को मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के टास्क आप परफॉर्म कर पाएंगे। इंजीनियरिंग लेवल के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आपको सपोज अभी के केस पे आप सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। और अभी जो रेड हैट का RHEL 8 लॉन्च हुआ है उसमें आप एनसिबल दिया हुआ है, आप ऑटोमेशन अप्लाई कर पाएंगे अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये सर्टिफिकेशन ऑफर करता है। ओपन शिफ्ट है, एप्लीकेशन डेवलपर, माइक्रो सर्विस, हाइब्रिड क्लाउड, ओके, क्लस्टर स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, ओके, कई ऐसे ऐसे मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं। ओके, यदि आप ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भी लेवल है, लेवल 1 लेवल 2, एनसिबल ऑटोमेशन इसका सर्टिफिकेशंस होता है। ठीक है, ये सारे इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं बेसिकली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, मतलब रेड हैट के। तो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे, तो मीन्स यदि आपको, मैं आपको इसका पाथ यदि बताऊं, ओके, तो मे भी कभी कभी पाथ नहीं पता होता कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको RSCE करना है, RSCSA करना है, क्या करना है। आपको इनिशियल लेवल पे सबसे पहले जो सर्टिफिकेशंस करना होता है वो RSCSA होता है। आप यदि RSCSA करेंगे तो आप RSCE के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप डायरेक्ट RSCE नहीं कह सकते, राइट। जैसे कि आप डायरेक्ट पीएचडी या डायरेक्ट बीएस नहीं कह सकते, आपको पहले 12th करना होगा, आप उसके बाद आगे। ठीक है, सिमिलर आपको पहले RSCSA करना होगा, फिर आप RSCE करना कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप रेड हैट पे ही बहुत अच्छा करियर आपका बनाए, तो रेड हैट पर आर्किटेक्ट लेवल तक के सर्टिफिकेट, मतलब काफी सारी सर्टिफिकेशन, तो आप रेड हैट पर क्या कर सकते हैं, यदि आप 5 सर्टिफिकेशंस और कर लेंगे, आप RSCSA और RSCE के बाद 5 और सर्टिफिकेशंस करेंगे। 5 आपके डिपेंड करेंगे आपका इंटरेस्ट किस डोमेन पर है, राइट। आपको एनसीबल करना है, एनसीबल के भी 3 सर्टिफिकेशन, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। ओके, ओपन शिफ्ट की भी 3 सर्टिफिकेशन है, 1 2 3, मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। ओके, माइक्रो सर्विस की भी ऐसी सर्टिफिकेशन है। तो यदि आप RSCE के बाद 5 और सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, 5 एनी सर्टिफिकेशंस, कोई भी जो उसकी सर्टिफिकेशन है, 5 और सर्टिफिकेशंस कर लेंगे तो आप रेड हैट आर्किटेक्ट बन जाएंगे। ओके, रेड हैट सर्टिफाई आप आर्किटेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आर्किटेक्ट करने की बेसिकली ये प्रोसेस है कि आप इस तरीके से इसमें आर्किटेक्ट बन सकते हैं। राइट, 1 सेकंड गाइस, राइट। ओके, मैं रिज्यूम कर रहा। ठीक है, ओके, आप 5 सर्टिफिकेशंस करने के बाद आप बेसिकली ओके क्या कर पाएंगे, आप आर्किटेक्ट बेसिकली बन सकते हैं, राइट। आप आर्किटेक्ट बेसिकली बन पाएंगे 5 आफ्टर 5 सर्टिफिकेशंस। ओके, तो ओके, ये इसका पाथ। यदि आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से, मैं देखो ओके डिस्प्ले करूँ यहाँ पर, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस, इसे कोर्स कंटेंट बेसिकली कौन कौन से हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्स पे यदि आप जाते हैं और आप यदि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे बेसिकली क्लिक करेंगे, ओके, तो आप यहाँ देखेंगे इसके एग्जाम्स के जो कोर्स कंटेंट है बेसिकली आप यहाँ से व्यू व्यू कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव में जब जाएंगे तो इसके बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वाले सिलेबस के अंदर तो ये तो कवर करेंगे, लेकिन हम इससे प्लस चीज़ें भी हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ये सारे ओके इसके एग्जाम्स के टॉपिक्स हैं, तो ये भी हम कवर करेंगे। सिक्योरिटी है, यूजर्स ग्रुप्स है, हम ये कवर करने वाले हैं। नेटवर्किंग है, ओके, डिप्लॉयमेंट, ओके, कॉन्फ़िगरेंस, ओके, मेंटेनेंस किस तरीके से करेंगे, हम किस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसके स्टोरेज हम किस तरीके से वर्क करेंगे। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से बेसिकली वर्क करता है। ओके, और इसके जो एसेंशियल टूल्स हैं, हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, लेकिन हम इससे प्लस पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि कि
हम सर्वर्स भी कुछ बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं कि सर्वर्स किस तरीके से आपके वर्क करते हैं। ओके, तो ये हुआ क्विक इंट्रोडक्शंस। यदि आप आपके पीसी पर लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि आप चाहें तो अपने मैन मशीन्स पे भी RHEL 8 को इंस्टॉल कर सकते हैं, और सेकंड केस आप VMware के ऊपर भी लाइनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप दोनों केस पे ओके बेस्ट है, आपको जो भी ऑप्शंस बेस्ट लगे आप उस पे लाइनक्स को मशीन को इंस्टॉल बेसिकली कर सकते हैं। तो आप रेड हैट को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो आपको पहले डाउनलोड करना बताता हूँ कि आप RHEL 8 डाउनलोड इस तरीके से गूगल पे टाइप करेंगे तो आप रेड को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इंटरफेस 8 ओके 0 आप इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और भी काफ़ी सारी टेक्निक है डाउनलोड करने की, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड बेसिकली करें। ठीक है, तो ये मेरे पास ये विंडो बेसिकली ओपन हुआ। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊँगा, डाउनलोड ओके 8 मुझे इसकी ISO इमेज चाहिए। डाउनलोड पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है रेड हैट के ऊपर, तो उसके थ्रू हम इसको डाउनलोड बेसिकली। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, यदि आपके पास अकाउंट नहीं होगा बेसिकली, राइट, आप यहाँ से जाके, राइट, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से कुछ सिंपल फॉर्म को आपको फिल करना है। आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, रोल, पासवर्ड। आपको नेक्स्ट में क्लिक करके एक फॉर्म क्लिक करना, ओके, आईडी क्रिएट करनी है। और इसके बाद आप क्या कर पाएंगे, आप लॉग इन करके और आप उसको डाउनलोड कर। मेरी पासवर्ड है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है रेड पर। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर लें। ओके, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसको डाउनलोड करें। ओके, तो इट्स बीइंग, तो ये मैंने इस तरीके से किया हुआ है और ये डाउनलोड जस्ट हो जाएगा। हाँ ओके, इट्स टेकिंग, वेटिंग फॉर इमेज, राइट। ओके, ये इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको डाउनलोड बेसिकली नहीं करूंगा। आप RHEL 8.1 बेसिकली हमने आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसका साइज देखें, 7.3 GB का इसका साइज है। मीन्स आपको टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने पे, इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल, डाउनलोड करने में आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो आप इसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। आप इंस्टॉल इसको VMware पे कर सकते हैं बेसिकली, राइट। तो आप VMware को डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली, राइट। ओके, तो सबसे पहले आप इसे डाउनलोड करें, RHEL 8 को। डाउनलोड करने के बाद आप VMware वर्कस्टेशन प्रो आप डाउनलोड कर लें। ओके, ओके, VMware जो कि आपका बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। आप इसमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर पाएंगे मल्टीपल। मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से VMware डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप ओके VMware वर्कस्टेशन की जो की है, आप की भी बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है गाइस, राइट। आप 15 डेज का उसके बाद इसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। की डाउनलोड करने के लिए बेसिकली मैंने जस्ट टाइप किया VMware वर्कस्टेशन प्रो, ओके, लाइसेंस की। तो आप यहाँ पे किसी ने गिटहब पे अपलोड की हुई है, तो आप यहाँ से की को डाउनलोड करके बेसिकली उन सारी की हैं, तो आप VMware डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसमें लाइनक्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो आपके पास यदि गूगल अकाउंट्स है, राइट, आपके पास सपोज आप AWS, आपको पता है किस तरीके से यूज करना है, तो आप AWS या गूगल पे AWS का यूज करके, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके आप वहां से इंस्टेंस क्रिएट करके भी आप बेसिकली लाइनक्स के साथ वर्क कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस आपके पास है। ओके, आप चाहे तो खुद के लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप लैपटॉप पे इंस्टॉल करें तो आप ये ध्यान रखें कि मिनिमम आपके पास 4 GB प्लस रैम होनी चाहिए आपके रियल मशीन पे, जिसमें कि आप 2 GB एलोकेट कर पाओ, किसको, आपकी VMware को। और ओके, एक प्रोसेसर आपको एलोकेट करना होता है, राइट। उतना आपको एलोकेट करें, उसके बाद ही आपकी मशीन बेसिकली वर्क करना स्टार्ट ओके करेगी। अदरवाइज आप उसे मैन्युअल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन 2 GB आपके पास 4 GB रैम होनी चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है वो सिंपल है। ओके, तो मैं आपको कैसे इंस्टॉल करना है भी बेसिकली बताऊंगा। ये VMware का ओके, इस तरीके से मैंने एक्चुअली पहले से बहुत सारी मशीन्स क्रिएट की हुई है यहाँ पर। ओके, लेकिन अब मैं क्या कर रहा, जब आप VMware को इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपल इंस्टॉल करना है आप, आपके पास एक exe फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, और लास्ट में आपसे की पूछेगा, तो जो मैं आपको की बताई हुई आपकी वहां से डाउनलोड करके बेसिकली की भी दे सकते हैं, राइट।
इसके बाद आपके पास ऐसा कुछ विंडो दिखेगा, ये सारी मशीन्स नहीं दिखेंगी, ये मशीन्स मैंने क्रिएट की हुई हैं। आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर न्यू वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप बॉक्स इस तरीके से ओपन होगा, न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड। और आपको कस्टम पे जाके एक बेसिकली ओके RHEL 8 को इंस्टॉल करना है। कस्टम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, आपको इस पे ही क्लिक करना है। आप यहाँ पे रहे इंस्टॉलर डिस्क इमेज पे आप क्लिक ना करें, आप जो सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया आप इसको ही फॉलो करें। ओके, इसके बाद आपको ओएस का टाइप सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे वर्ड डिफॉल्ट RHEL 8 सिलेक्टेड है मेरे पास है। ओके, यदि नहीं होगा तो आपको उसको सिलेक्ट करना होगा, राइट। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से आप Red Hat 8 सेलेक्ट करें इस तरीके से, नेक्स्ट करें। ओके, आप अपनी नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो मैं इसका बेसिकली नेम देता हूँ ITU रेड हैट। ओके, मैंने इस तरीके से कुछ नेमिंग दिया हुआ, राइट। आप इससे कुछ भी नाम दे देंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले बेसिकली हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने नाम दिया। नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको कितना लेना है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 है, आप चाहें तो और भी प्रोसेसर्स ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही कोर उसको देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आप रैम इसने बाय डिफॉल्ट 2 GB सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि इसके GUI की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप 1 GB के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका सिस्टम थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप 2 GB मिनिमम रैम दें। ठीक है, आप 1 देंगे तो भी वर्क करेगा। 2 GB के साथ आप इस तरीके से नेक्स्ट करके, और आपको यहाँ पर ब्रिज कनेक्शन रखना है। ओके, नेट नहीं रखना है, ब्रिज कनेक्शन इन द सेंस कि आपका ओके जो आपके PC को IP एड्रेस मिलेगा, सेम IP एड्रेस आपके इस वाली मशीन्स को भी आपको सेम रैम से बेसिकली IP एड्रेस मिल जाएगा, तो दोनों आपस में पिंग कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन रखना है, नॉट नेट। ओके, नेक्स्ट करके नेक्स्ट, और आपको यहाँ पे 20 GB स्पेस बोला हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 30 या 40 GB स्पेस अभी ले लें, जैसे कि आप इसमें और भी सर्वर्स क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको स्पेस बेसिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 30 या 40 GB स्पेस लें, राइट, क्योंकि आपको सर्वर्स भी इसमें इंस्टॉल अभी बेसिकली करने हैं। तो मैंने 30 GB स्पेस लिया हुआ है, नेक्स्ट करके, और आप इसे इस तरीके से फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ITU Red Hat 1 क्लिक करूंगा। ओके, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, और सेटिंग्स पे जाने के बाद अब आपको इंपोर्ट करवानी है बेसिकली जो आपने ISO इमेज जो डाउनलोड की इसको आपको इंपोर्ट करवाना होता है। तो CD/DVD मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, यूज ISO इमेज फाइल। ओके, और आपको यहाँ से उस फाइल को ब्राउज करवानी है। तो अभी के केस में मेरे पास वो ISO फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, माई डेटा, और ओके ये मेरे पास अवेलेबल है। ओके, RHEL 8 64 GB, राइट, 64 बिट, राइट। तो मैं इसको ब्राउज करवा लूँगा। ओके, सैम, ओके पे क्लिक करेंगे और आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिपेंड ऑन सिस्टम स्पीड कितनी है इसको देंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक यहाँ पे करूँगा, रेड हैट। ओके, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.0। ओके, मे बी यदि आप अभी न्यूली डाउनलोड करेंगे तो आपके पास 8.2 डाउनलोड हो या 8.1 डाउनलोड हो, तो इट्स नॉट बिग डिफरेंट, ओके, डिफरेंस बिटवीन देन। तो आपका जो भी रेड हैट है आप उस इस तरीके से ओके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फ्यू स्टेप्स और हैं जो कि मैंडेटरी है इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको भी देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन कौन सी हैं और आपको क्या सिलेक्शन करना है ओके इंस्टॉलेशन करने के पहले, और किसका क्या मीनिंग होता है हम ये भी बेसिकली देखेंगे। ओके, तो आपको बेसिकली लैब रेडी करना है, राइट। लैब रेडी करेंगे आप, इसके बाद ही बेसिकली इसमें वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये स्टार्ट हो रहा है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है। यदि हम पूरा इंस्टॉलेशन देखेंगे तो अराउंड हमें 20 मिनट के अराउंड हमें जाना पड़ेगा। 20 मिनट के अराउंड पे ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जस्ट देखते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन इंस्टॉल हो रहा है। ओके, जस्ट वेट। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, राइट, कि यदि आपके पास AWS पे अकाउंट है या तो आपके पास गूगल क्लाउड पे अकाउंट है, तो आप वहां से भी इंस्टेंस को लॉन्च करके बेसिकली एक मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है बेसिकली तब तक मैं आपको ये दिखा दे रहा कि यदि सपोज आपके पास गूगल क्लाउड है, अमेजोन क्लाउड है, तो आप उस पे भी इंस्टेंसेस को लॉन्च करके और अपना लैब इन्वायरमेंट बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं।
मे बी सम पीपल्स आर अवेयर अबाउट AWS। ओके, तो यदि आप AWS से थोड़ा सा अवेयर हैं, आपको गूगल क्लाउड ओके नहीं भी है, तो जस्ट आप इंस्टॉल करके मशीन तो क्रिएट कर ही सकते हैं, यदि बहुत अवेयरनेस नहीं भी है तो। ओके, तो आई विल शेयर द स्टेप्स हाउ यू कैन। ओके, तो मेरे पास ये इस तरीके से ओके ये डिस्प्ले हुआ। ओके, आपके पास ये वेलकम स्क्रीन ये वाली आएगी जहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना होता है। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। ओके, जस्ट राइट। अब आपको अल्ट और ओके जस्ट इट्स टेकिंग टाइम राइट, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, कभी कभी यदि आपका कर्सर इस के बीएम के इनसाइड नहीं जाता है, उस वाले केस पे आपको अल्ट और कंट्रोल की प्रेस करनी होती है, जिससे कि आपका कर्सर बीएम के इनसाइड चला जाए राइट, तो वो वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी टर्म्स हैं वो ये हैं कि आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करना होता है। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के केस पे आप मल्टीपल बेस से लाइनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सर्वर विद जीयूआई कर सकते हैं, सर्वर से मिनिमल इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वर विद जीयूआई करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई के साथ इंस्टॉल होगा, मतलब ओके जीयूआई भी आपको दिखेगा वहाँ पे, ग्राफिक्स आपको दिखेंगे राइट। और आप डूरिंग इंस्टॉलेशन आप इनमें से किसी भी पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं राइट, कि सपोज आपको एफटीपी इंस्टॉल करना है, कि आप चाहते हैं कि जब आप सर्वर इंस्टॉल करें तो एफटीपी भी आपका वहाँ पे वर्किंग हो, तो आप वहाँ पे एफटीपी सर्वर बेसिकली पे क्लिक करेंगे तो एफटीपी का जो पैकेज है वो भी आपके सर्वर पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यदि आप मिनिमल इंस्टॉल करेंगे तो मिनिमल के केस में क्या होगा कि मिनिमम पैकेज के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंस्टॉल होगा, मिनिमम पैकेज के साथ ओएस इंस्टॉल होने वाला है, जो कि मैंडेटरी हो, जितने पैकेजेस मैंडेटरी होंगे उनके साथ ओएस इंस्टॉल होगा, और ये सीएलआई मोड पे होगा, जीयूआई नहीं होगा, इन द सेंस कि जस्ट ओएस मुझे चाहिए राइट, उससे मुझे कोई भी ग्राफिक्स नहीं चाहिए, जस्ट सीएलआई बेस्ड यदि आपको इंस्टॉल करना है विथ मिनिमल फंक्शनलिटी, मिनिमम फंक्शनलिटी राइट, तो के साथ, तो हम उस वाले केस में भी ओके मिनिमल इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सर्वर जीयूआई करें क्योंकि अभी आप जस्ट सीख रहे हैं, अभी आप लर्नर हैं, तो ओके तो अभी आप सर्वर विद जीयूआई इंस्टॉल करें। ओके, तो आप इस तरीके से इसमें क्लिक करके और डन करेंगे, तो ये बेसिकली इस तरीके से डिपेंडेंसीज चेक करेगा, और डिपेंडेंसीज चेक करने के बाद स्टार्ट कर देगा इंस्टॉल करना। ओके, ये फर्स्ट प्रोसेस, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको ऑटोमेटिकली ओके आपको डिवाइस सिलेक्शन करना है कि आपको इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो मैंने 30 GB जो हार्ड डिस्क ली थी वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो मैं ऑटोमेटिक पे ही टिक रहने दूंगा, मैं कस्टम पे भी क्लिक नहीं करूंगा। कस्टम पे भी आप क्लिक करके अलग अलग पार्टीशनिंग कर सकते हैं। ओके, तो इट विल लर्न लेटर कि ये किस तरीके से बेसिकली वर्क करता है। अभी मैं प्रेजेंट में एज अ बिगनर कि हम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लें, तो दोनों ही आप अभी के केस में आप दोनों इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिक भी इंस्टॉल करेंगे तो आपका वर्क करेगा। ऑटोमेटिक मैंने क्लिक किया, ओके ऑलरेडी डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है राइट, जस्ट आपको डन करना है यहाँ से। ओके, तो वो पार्टीशनिंग बेसिकली कर लेगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सिमिलर जिस तरीके से आप ओके किसी भी ओएस की भी हम बात करें राइट, तो सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है। ओके, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे राइट, विंडोज की बात करें तो सी ड्राइव होती है जब आप ओएस को इंस्टॉल करते हैं। लाइनक्स से भी सेम केस है कि स्लैश होता है, स्लैश के बाद स्लैश बूट होता है, ऐसे काफ़ी सारे पार्टीशन होते हैं। ओके, ओके उसके बाद वेयर होता है, होम होता है। ओके, तो इनका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो आप इन सब पार्टीशन को अलग अलग स्पेस भी बेसिकली एलोकेट कर सकते हैं। आप स्लैश को अलग स्पेस दे सकते हैं, बूट को अलग स्पेस दे सकते हैं, वेयर को अलग स्पेस दे सकते हैं, और होम को भी अलग से स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली वो कस्टम वाला ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, तो आप ये वाले पार्टीशनिंग भी इस तरीके से कर, इसको देखेंगे ये किस तरीके से करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, बिल्डर जब हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उस वाले केस में आपको बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या है, और किस तरीके से आप स्लैश को कितने स्पेस दे सकते हैं, बूट को और वेर को कितने स्पेस बेसिकली देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा, बस मैंने ओके आप नेटवर्क कनेक्शंस पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से जाके यदि ऑन करेंगे तो आप भी जिस भी सर्वर से आप कनेक्टेड हैं उसके थ्रू आप एक आईपी एड्रेस इस तरीके से साइन हो जाएगा राइट, क्योंकि मुझे असाइन हुआ है। ओके, आप इसको बाद में भी बेसिकली कर सकते हैं तो भी ये वर्क करेगा। और आप यहाँ पे जाके बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इंस्टॉल होना स्टार्ट। अब आपको ये करना है कि पासवर्ड बेसिकली सेट करना होता है रूट का, तो आप इसका पासवर्ड सेट कर दें। तो लिनक्स में ये मैंडेटरी है कि आपको पहले पासवर्ड सेट करना ही होगा राइट, पासवर्ड सेट नहीं करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपका रीबूट लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। तो पासवर्ड पासवर्ड सेट करें।
पासवर्ड सेट करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर ओके, इस तरीके से एक यूज़र भी आपको क्रिएट करना होता है, ये भी मैंडेटरी है। तो आप इस तरीके से एक कोई भी यूज़र आप बेसिकली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों स्टेप्स भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। रूट का पासवर्ड भी सेट कर दिया है, यूज़र भी क्रिएट कर दिया है। ओके, तो लिनक्स में बेसिकली दो टाइप के यूज़र्स हमारे पास होते हैं। ओके, यदि हम लिनक्स यूज़र्स की बात करें तो इस पे हमारे पास टू टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक थ्री टाइप होते हैं बेसिकली। ओके, एक तो एडमिन यूज़र होता है, ठीक है। और सेकंड यूज़र होता है वो होता है नॉर्मल, मतलब जो भी नॉर्मल यूज़र्स हमारे पास होते हैं, राइट। और थर्ड टाइप का जो यूज़र्स होता है, इसमें यहाँ पर लिख दे रहा, ओके, सूडो यूज़र होता है, सूडो यूज़र होता है। ये थ्री टाइप के यूज़र लाइन्स के अंदर होते हैं। हम इसको ओके फर्दर पढ़ेंगे कि ओके ये यूज़र्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो यूज़र्स बेसिकली क्रिएट किया है वो आपका एक एडमिन यूज़र है और एक सूडो यूज़र है। तो जब भी आप यहाँ से कुछ क्रिएट करते हैं, राइट, आप यहाँ पे जब भी कस्टम यूज़र क्रिएट करेंगे तो इस वाले केस पे जो यूज़र्स क्रिएट होगा आपको सूडो यूज़र क्रिएट होता है। तो सूडो यूज़र और एडमिन यूज़र हम लोगों ने ओके क्रिएट किया है। नॉर्मल यूज़र्स हम लोग क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। इट्स टेक ऑल्सो टाइम, काफ़ी टाइम ही लेने वाला है पूरा कंप्लीट होने होने पर, राइट। इसमें अराउंड डिपेंड ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, किसमें आपको 15 मिनट का टाइम में भी देना पड़े, मे बी 20 मिनट, मे बी 30 मिनट। ओके, तो ओके इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अब यदि आपके पास सपोज आपका सिस्टम बहुत अच्छा है भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप चाहे तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, आप अमेजोन यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप AWS के इंस्टेंस को लॉन्च करके उसमें आप बेसिकली वर्क कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको सपोज मैं सबसे पहले गूगल क्लाउड का एग्जांपल दूंगा कि आपको गूगल क्लाउड किस तरीके से यूज़ करना है, और एक बार अमेजोन का, राइट। यदि आप गूगल क्लाउड के थ्रू कनेक्शंस करना चाहते हैं, राइट, तो आप गूगल क्लाउड के थ्रू भी कनेक्शंस कर सकते हैं। ओके, एक लैब क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ कि मुझे गूगल क्लाउड कंसोल पे बेसिकली आपको लॉगिन करना होगा। जिस तरीके से आप लाइनक्स पे आपने AWS पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, राइट, आपको सिमिलर वे गूगल पे भी एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इस पे एक इंस्टेंस को लॉन्च करके और अपनी मशीन्स लॉन्च कर सकते हैं। इस पे भी फ्री है, जिस तरीके से आपका AWS 1 के लिए फ्री आपकी मेंबरशिप थी, आप 1 साल तक उसको यूज़ कर सकते हो AWS पर, ये भी 1 के लिए फ्री है। इसमें आप यदि GCP यूज़ करते हो तो आपको जो ओके, यदि आप GCP यूज़ करोगे तो आपको बेसिकली $300 ओके मिलता है यूज़ करने के लिए फ्री। और आपको 1 ईयर की मेंबरशिप मिलती है। आप 1 ईयर तक ओके 1 ईयर तक आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये $300 आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, गूगल क्लाउड के अंदर आपकी लर्निंग पर्पज से। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, ओके, और आप इसे अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको एक ईमेल आईडी की नीड होती है और उस ईमेल का यूज़ करके आप गूगल अकाउंट, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है गाइस, तो मैं अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा। सिंपल प्रोसेस है अकाउंट क्रिएट करने की। जस्ट आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड, ATM कार्ड होगा तो आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो ही आप क्रिएट कर पाएंगे। ओके, आप चाहें तो आपके पास डेबिट ATM कार्ड है तो भी आप बेसिकली अकाउंट अपनी ईमेल आईडी इस तरीके से डाला और मेरा जो पासवर्ड है, मैं पासवर्ड इस तरीके से टाइप करूंगा। तो अब मैं गूगल क्लाउड पे ही बेसिकली ओके ओपन होने वाली जो विंडोज है वो गूगल क्लाउड पे मैं इस तरीके से मूव हो जाऊंगा, राइट, क्योंकि मैंने गूगल क्लाउड गूगल कंसोल टाइप किया हुआ था। तो मैं जब आपको गूगल से लॉगिन करना होता है, गूगल क्लाउड पे लॉगिन करना होता है, तो आपको ईमेल के साथ साइन अप करना होता है, ईमेल आईडी के साथ। जैसे कि जीमेल भी गूगल का प्रोडक्ट और गूगल क्लाउड भी, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन ये हो जाएगा। आप यहाँ पे जाएं, इसमें बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट आपके पास क्रिएटेड होगा, एक प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो आपको इस करने की बस नीड होगी, राइट। ओके, तो आई विल नॉट डीप डिव अबाउट ओके GCP। तो जस्ट आपको यहाँ पे जाना होगा कंप्यूट के अंदर, और कंप्यूट के अंदर आप यदि चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूट को यदि आप इस तरीके से पिन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इसका इस तरीके से शॉर्टकट बेसिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये होम पे सब डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करें, इस पे कंप्यूट के अंदर जाएंगे, VM इंस्टेंस के अंदर। ओके, इस पे यदि आप जाते हैं तो आपको एक पॉपअप बॉक्स आता है जहाँ पे आप VMs क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, आपको VM लॉन्च करनी है तो आप इस तरीके से क्रिएट
आपको VM इंस्टेंसेस लॉन्च करनी है। अब बेसिकली यदि आप AWS पढ़ेंगे तो वहाँ पे EC2 बोला जाता है, Azure पढ़ेंगे तो VMs बोली जाती हैं, और यदि आप ओके गूगल क्लाउड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका ओके VM इंस्टेंस बोला जाता है, मतलब ओके इस तरीके से आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपको किस जोन पे उसको बेसिकली लॉन्च करना है, तो मल्टीपल जोन है, तो जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसको रहने दे रहा। यहाँ पे उसकी फैमिली है अकॉर्डिंग टू मशीन की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, जनरल पर्पस है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है। ओके तो इसके बेसिस पे आप क्या ओके आपका डिसाइड होता है प्राइसिंग मॉडल, राइट। तो जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है आप उसको ही रहने दें। एक प्रोसेसर है और 3 GB रैम है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है। जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट, कि आपको क्या करना है, OS सेलेक्ट करना है। तो मैं चेंज में से क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद बूट डिस्क में हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे रेड हैट, ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ सेलेक्ट करूँगा ओके RHL 8 इस तरीके से, राइट। और ओके ये मेरे पास ऑटोमेटिकली, आप चाहें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड या फिर SSD ले सकते हैं, तो मैं SSD लूँगा कि मेरा सिस्टम जल्दी अप हो जाएगा, राइट, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इसने ऑटोमेटिकली डिस्क सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ पे बोला हुआ कि आप 65,536 GB डिस्क इस वाले इंस्टेंस पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जस्ट आपको भी कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, कंप्यूटर इंजन कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट करेंगे तो क्या है कि क्रिएट होना बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका इंस्टेंस लॉन्च होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो मीन्स यदि आपके पास नहीं है, आपका खुद का लैपटॉप में अच्छा हायर हायर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, तो इस पे इंस्टेंस को लॉन्च करके भी आप बेसिकली वर्क कर सकते हैं, राइट, GCP पे। देखिए ये अब भी हो चुका है, राइट, इस तरीके से अब भी तुरंत अब भी हो गया। और आप यदि ओके ओपन इन ब्राउज़र विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक ब्राउज़र विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको इसमें प्राइवेट की पब्लिक की को कुछ भी इंपोर्ट नहीं करवाना है, जस्ट ब्राउज़र पे ही ओपन करना है, ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा, ब्राउज़र पे ही सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके तो इट्स बीइंग ओपन, ये ओपन ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, ऐसा सच की कोई इंपोर्ट करवाएगा और ट्राई करेगा कि हम उस पर कनेक्ट करके बेसिकली वर्क कर पाए। ओके तो ट्राई टू कनेक्ट, ये कनेक्ट हम हो चुके हैं उसके VM से। कनेक्ट होने के बाद यदि मैं चेक करूं कि बेसिकली ETC OS रिलीज, ओके मैं चेक करूं तो आप देखेंगे हमारे पास जो OS इंस्टॉल हुआ है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 8.0, ये इंस्टॉल हमारे पास हो चुका है। लेटेस्ट वर्जन मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है। तो इतना ईजी है बेसिकली, यदि आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके तो मैं इस पर और डीप डीप नहीं जा रहा, जस्ट इट्स फॉर एवर प्लेटफॉर्म, ये बस प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप फ्री कहाँ से प्लेटफॉर्म अडॉप्ट कर पाएंगे। आपको फ्री जो प्लेटफॉर्म है वो GCP से बेसिकली मिल जाएगा। तो मैं इसको डिलीट बेसिकली कर दे रहा क्योंकि कि मेरा वर्क हो चुका है, आपको जस्ट शो अप करना था दिखाना था। डिलीट इस तरीके से हो चुका है, आप डिलीट करना ना भूलें, क्योंकि डिलीट यदि आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका चार्ज ऐड होते जाएगा, राइट। आपको इसमें कुछ फ्री अमाउंट मिलता है 21,000 रुपीज़, 21,000 रुपीज़ के अराउंड $300। ओके तो वो आपको इस तरीके से यूज़ करना है। तो इसके मिनट बेसिस पे चार्जेस GCP के होते हैं। तो यदि आप पूरा एक मंथ भी वर्क करेंगे तो आपका जस्ट 100 रुपीज़ ही चार्ज आएगा, वो भी आपका फ्री से करने कर देगा, राइट। आपको पे नहीं करना है, जो आपको फ्री अकाउंट मिला हुआ 1 ईयर तक का, जो आपको प्राइस मिला हुआ $300, उसमें से वो 100 रुपीज़ सपोज डिडक्ट हो जाएगा। मिनिमम चार्जेस आपके लगते हैं, राइट, यदि आप इसको यूज़ भी करेंगे तो, राइट, मीन्स आपको कुछ भी अपने एंड से पे नहीं करना है। तो आप इस तरीके से GCP के थ्रू भी आप इंस्टेंस को लॉन्च करके वर्क कर सकते हैं। यदि आप AWS ओके यदि आप आपका AWS पे अकाउंट है तो आप वहाँ पे भी फ्री अकाउंट क्रिएट बेसिकली कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर लॉग इन करके और यहाँ इंस्टेंसेस को लॉन्च करके आप बेसिकली अपनी मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके प्लेटफॉर्म क्रिएट बेसिकली कर पाएंगे। आप चाहें तो एज़ोर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ोर थोड़ा सा कॉस्टली है, उसकी मेंबरशिप भी नहीं मिलती है, राइट। 1 मंथ की होती है और उस पर भी लिमिटेशंस है। मेरी ईमेल आईडी है और इसके थ्रू यदि मैं लॉगिन करूंगा मेरे AWS के अकाउंट पे, अकाउंट नहीं तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं गाइस, राइट, इजी है। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगे जहाँ से आप AWS पे अकाउंट क्रिएट करके अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। सेम प्रोसीजर जो कि
जीसीपी का है, आपको 1 ईयर की मेंबरशिप मिलेगी, आप 1 साल तक इसको फ्रीली यूज कर पाएंगे। ओके, सम लिमिटेशंस हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर EC2 पे बेसिकली क्लिक करें, राइट। जैसे आपके पास कंसोल ओपन होगी, आप सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर EC2 आप EC2 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। कैसे कि जो हमने इंस्टेंस जो BM लॉन्च की थी GCP के अंदर, यदि आप उसको अमेजोन के अंदर लॉन्च करोगे तो उसका नाम EC2 है। ओके, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो आप यहाँ पे रनिंग इंस्टेंसेस में जाएंगे, तो आप यहाँ से आपको यहाँ से एक इंस्टेंस को लॉन्च करना है। रनिंग इंस्टेंसेस में भी मेरे पास कोई भी इंस्टेंसेस नहीं है बेसिकली। ओके, तो थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंस्टेंसेस नहीं है, तो आपको एक लॉन्च करना है इंस्टेंस। ठीक है, इसमें लॉन्च में मैं क्लिक करूंगा। ओके, जस्ट इट्स टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम डिपेंड ऑन योर नेट स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं ओके करूँगा तो राइट, मुझे यहाँ पे देखो RHEL 8 यहाँ पे बेसिकली मिल चुका है 20 SSD के साथ। आप इसे सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ओके, फ्री जो फ्री टीयर का बेसिकली है, आप ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, तो जस्ट आपको इसमें भी कुछ भी नहीं करना, जो भी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है आप डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहने दें। जैसे कि जस्ट आपको इंस्टेंस की नीड है, आपको इसमें अलग से और कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको एक SSH डिफॉल्ट हमें ऑफर करता है। लॉन्च में क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर एक की बेसिकली मुझे क्रिएट करनी होगी। मेरे पास की आई डोंट नो की है या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक रेड हैट नाम की को डाउनलोड कर ले रहा। एक की बेसिकली आपको यूज़ करनी होती है, राइट। की जनरेट करवानी होती है। मैंने इस तरीके से की ओके लॉन्च की जनरेट किया और इंस्टेंस को लॉन्च मैं इस तरीके से कर पाऊंगा, राइट। ये भी कुछ फ्यू सेकंड्स लेगा, फ्यू मिनट्स, नॉट मिनट नहीं लेगा, सेकंड्स ही बोल सकते हैं। 1 मिनट के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा, डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड और आपने क्या लिया हुआ है। इनिशलाइज होने वाला है। तो आप इसके बाद क्या करें, ये भी हमारा इंस्टॉल होने वाला है। देखिए, यदि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1320 पैकेज इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं और 778 इंस्टॉल हो चुके हैं, राइट। ओके, मीन्स अभी मेरे पास 500 प्लस पैकेजेस और इंस्टॉल होना है। ठीक है गाइस, तो ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो ही रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास इनिशलाइज जस्ट हो ही गया है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक पब्लिक IP एड्रेस मिल जाएगा लाइक दिस। आप इस पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर होता है, ओके, मोबा एक्सटर्म एक सॉफ्टवेयर है, आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इस पे इसके थ्रू SSH बेसिकली ले पाएंगे, राइट। एक्सेस कर पाएंगे, आपने इंस्टेंस लॉन्च किया है उस इंस्टेंस को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अमेजोन पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बेसिकली कनेक्ट पे जाएंगे और राइट, नॉट कनेक्ट पे यहाँ पे जाते हैं। ओके, तो मेरे पास मुझे SSH सेशन, लेकिन अभी वो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगी इस वजह से। ठीक है, ठीक, आप बेसिकली इसका यूज़ कर लें, मोबाइल एक्सटर्म का यूज़ करें और न्यू सेशन पे यदि आप जाएंगे ठीक है, यहाँ पे आपको IP एड्रेस इस तरीके से पुट करना है। यूज़र नेम जो होता है वो होता है EC2। ओके, यूज़र होता है। एडवांस सेटिंग यूज़ प्राइवेट की जो हम लोगों ने इंपोर्ट करवाई हुई है। ठीक है, डाउनलोड पे जाऊँगा और जो मेरे पास की थी उसकी किस तरीके से मैं इंपोर्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इट्स टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम और जो हमारा EC2 का इंस्टेंस है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। कुछ नेटवर्क एरर मुझे दिया हुआ है। मैं फिर से ट्राई कर रहा। इनिशियलाइज तो रन हो चुका है बेसिकली। तो मुझे यूज़र नेम सेलेक्ट करना है EC2 यूज़र। मैंने की इंपोर्ट करवाई, ओपन किया। ओके, ओके, इस तरीके से मैं ओके उस मशीन पे बेसिकली आ चुका हूँ। यदि मैं यहाँ पे हु एम आई यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करूँगा तो मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ मुझे शो करेगा, राइट। EC2 यूज़र से हम लोग लॉगिन है और यदि मैं चेक करूँ इसमें भी सेम OS रिलीज, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सैम लिनक्स यहाँ भी इंस्टॉल बेसिकली हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जैसे स्टेप्स बताई कि आपके पास 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताया, आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तीनों आपके ओके
यूज़फुल हैं। आप उसमें बेसिक कमांड और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर पाओगे। ओके, आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप इनका यूज़ करके एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप कल से मीन्स आज के लिए पास आपके लिए टाइम है। क्या करें कि अपना एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर लें, राइट? हाँ, प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर लें और उसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट, इस पे डीप मारना कि लिनक्स पे जो कमांड्स हैं और उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, हम वन बाय वन चीज़ों को डीपली स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोगों ने जस्ट यही देखा कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्चुअली, मे बी 15 मिनट प्लस ले लें, 20 मिनट प्लस ले लें। तो आप सिंपल वे इसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ आपको लाइसेंस की पॉलिसी सिलेक्ट करनी होती है। जस्ट आप उसे सिलेक्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आप रूट से लॉगिन कर लें, आप मशीन एक बार इंस्टॉल कर लें, हर किसी के पास कल मशीन होनी चाहिए।